चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्लास आपकी शुरू हो रही ना, ये अध्याय 6 है। 5 तक के अध्याय को हम लोग कंप्लीट जो है कि कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो आप जो है कि उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अध्याय 5 पे जो है कि आपका रिलेटेड है, यानी कि संबंध रखता है अध्याय 6। यदि आप 5 को यदि नहीं पढ़े होंगे तो 6 में आपको जो है कि दिक्कत भी हो सकती है, समझने में आपको परेशानी हो सकती है। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान है। यदि 5 नंबर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आपको लिए जो है कि बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें सारणी का तरीका आएगा, सारणी का जो है कि जिस तरह से आपका सवाल होता है सारणी का उस तरह से करते हैं इसमें भी। और आंशिक जो है आपका अवकलन भी इसमें आ जाता है। तो आंशिक अवकलन हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, और चैप्टर नंबर 6 में भी आपका वही चीज़ आएगा। तो यदि आप आंशिक अवकलन जानते हैं तो आसानी से जो है कि आप चैप्टर नंबर 6 को समझ जाएंगे। और साथ में सारणी पे भी आपका चलेगा। सब देख सकते हैं यहाँ पे सारणी में भी जो है कि मान आ चुका है। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है ना, आपका जैकोबियन चलेगा। जैकोबियन जो है भैया बहुत ही आसान है, लिखने का तरीका बस आपको आना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है जैकोबियन पे, जैकोबियन के लिए ये पहला पॉइंट आप मान सकते हैं, और ये जो है आपका दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं। देखिए, पहला चीज़ ये है जैकोबियन का कि यदि मान लीजिए u तथा v जो है कोई आपकी जो है कि राशि है, करे कि यदि u तथा v जो है दो स्वतंत्र चरों x y के जो है फलन है। जैसे एक v है, एक जो है u है, ठीक है, दूसरा क्या है v। दो स्वतंत्र चर आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो सकता है, प्लस के 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं स्वतंत्र चर। और u बराबर होगा, ये v बराबर होगा, तो 2 के लिए आपका u एक हो जाएगा, u प्लस जैसे मान लीजिए x प्लस वाई हो गया, या 2x प्लस वाई ऐसे भी हो सकता है। v बराबर आपका जो है कि आपका 3x स्क्वायर प्लस जो है आपका 4y ऐसे भी हो सकता है। ये 2 चर के लिए, कितने चरों के लिए? 2 चर के लिए है, तो आपका 2 बनेगा यहाँ पे। यदि 3 चर आपके हो जाते हैं तो 3 आपकी कंडीशनें बन सकती हैं। यहाँ पर जो है कि 3 चरों के लिए यहाँ पे लिया गया है x y z, 3 चर के लिए। तो पहले 2 चरों के लिए आप समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि u तथा v जो है दो स्वतंत्र चरों x y के फलन हो, यानी कि x एक चर जो है आपका x है, दूसरा चर क्या है? y है। इसके फलन जो है कौन कौन है? u और तथा क्या है? v है, ठीक है। फलन हो तो सारणी में इसको क्या लिखते हैं? लिखते हैं जे यू वी। देखिए, एक्स वाई के फलन कौन कौन है? u है और क्या है? v। तो जे यू वी का मतलब यह हुआ कि जैकोबियन यू वी, ठीक है, जैकोबियन क्या? यू वी। तो जैकोबियन जो है यू वी को हम लोग, जो भी आपका ये जो है फलन है u और v, आपका एक फलन है x और y के लिए, तो उसको जैकोबियन में लिखेंगे तो जे यू वी आप लिख सकते हैं, या डेल्टा यू वी अपान एक्स वाई में एक्स वाई का फलन है तो डेल्टा एक्स वाई आप लिखेंगे। और यही जो बराबर आपका होता है, जिससे आपको सवाल में आपका ये भी मिल सकता है, तो आसानी से इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये मान मिलता है तो आप देखेंगे कि आखिर में जो फलन दिया गया है एक्स वाई जेड में तो कहीं नहीं दिया है, ठीक है, एक्स वाई जेड में तो कहीं नहीं दिया है, या एक्स वाई में तो कहीं नहीं दिया है। तो अगर इस तरह से भी होगा तो आप इसको इस तरह से फार्मूले के हिसाब से आप तोड़ देंगे। देखिए, डेल्टा यू भी यानी कि जो फलन है उनको रखा गया है, और डेल्टा जो है एक्स वाई जो भी आपके स्वतंत्र चर होंगे उनको आप लोग रखेंगे, ठीक है। जेड भी हो जाएगा जो कि नीचे है, तो उसको भी हम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिए किस तरह से आपका होता है। डेल्टा जो है u और x के साथ रहेगा तो डेल्टा u अपान एक्स हो जाएगा। एक बार u y के सापेक्ष भी होगा, यानी कि जो u का जो आपका फलन होगा, u बराबर जो भी आपका फलन होगा, एक बार देखिए u बराबर 2x प्लस वाई है, 2 चर है इसमें, तो एक बार आप x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार जो है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन आप करेंगे पहले फलन का। दूसरे फलन में भी यदि एक्स वाई है तो एक बार v का भी जो है कि एक बार x के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करेंगे, और एक बार किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। आंशिक अवकलन में हम आपको पढ़ाए थे कि जितनी भी चर राशियां होती हैं उनका उनके सापेक्ष जो है कि आपका आंशिक अवकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका z बराबर हो गया 2x प्लस 5y प्लस आपका z हो गया इस तरह से, या यदि आपका z बराबर हो जाएगा x y, आपका p भी हो जाएगा इस तरह से, तो आपका दिया हो। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग को आंशिक अवकलन यदि करना है तो हम लोग करेंगे क्या? z बराबर एक्स वाई जेड, ये जो है कि सभी आपकी चर राशि हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जो z है ये फलन आपका z बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है z बराबर फलन दिया हुआ है y और किसके? p के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी जी z का जो है फलन z बराबर है, एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो बनता है कि डी जेड अपान क्या हो जाएगा? सॉरी डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा x के सापेक्ष।
एक बार y के सापेक्ष होगा तो डेल्टा जो है कि आपका z अपन डेल्टा y हो जाएगा। एक बार z के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा z अपन z नहीं होना चाहिए, यहाँ पर k कर दीजिए, नहीं है तो डेल्टा z अपन एक बार k के सापेक्ष होगा तो डेल्टा z अपन डेल्टा k। देखिए हम जो है कि ऐसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर p है यानी पी वाई जेड है, कोई फलन z बराबर, ये फलन z बराबर आपका दिया गया है जो है कि एक्स वाई पी, जो कि एक्स वाई पी जो है आपके स्वतंत्र एक जो है चर राशियाँ हैं। एक बार x के सापेक्ष करेंगे तो डी जेड अपन डी एक्स हो जाएगा। एक बार y के सापेक्ष करेंगे तो डी जेड अपन जो है कि डी वाई हो जाएगा। एक बार p के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा जेड अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। डी नहीं है, डेल्टा है, डेल्टा है, ठीक है। इस तरह जितनी भी फलन के साथ चर राशियाँ मौजूद होंगी उनके सापेक्ष जो है आपको आंशिक अवकलन करना है। अब देखिए इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यदि जो भी आपको मान फाइंड करना है इस तरह से जैकोबियन के फॉर्म में यदि दे रखा है तो सारणी में मान यदि बनाते हैं इस तरह से आपको दे देगा मान और कहेगा कि आप जो है इसका मान निकालो, तो पहले तो सारणी के हिसाब से इस तरह से आपको तोड़ना होगा। और तोड़ना होगा तो उसमें आपको ये देखना है कि देखिए डेल यू अपन डेल एक्स है, यानी कि यू का जो फलन है उसको एक बार एक्स के सापेक्ष करना है और यू का जो फलन है उसको एक बार वाई के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। इसके बाद जो भी वाला जो भी फलन होगा, भी बराबर जितने भी फलन भी बराबर जो भी आपका मान होगा एक्स वाई में, एक बार वाई के सापेक्ष आप यहाँ पर एक्स होना चाहिए, डेल्टा एक्स अपान, ठीक है। मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ, चलिए सही है। अब एक बार देखिए भी वाला जो भी फलन होगा एक बार उसको एक्स के सापेक्ष करना है, एक बार किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष आपको करना है। और जो भी वैल्यू है आपकी फाइंड होगी यानी प्राप्त जो भी आपका होगा उसको जो है कि इस सारणी में रख करके हम लोग जो है कि तिर्यक मल्टीप्लाई करके सारणी का जिस तरह से विस्तार हम लोग जो है कि पढ़े हैं, जिस तरह से सारणी का विस्तार उसी तरह से जो है कि हम लोग को करना है। तो ये चीज़ें हैं भाई जो कि आपको ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए। तो यदि देखिए अब दूसरे में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसको कहा कैसे जाता है, देखिए x और y के सापेक्ष, ये जो है x y, देखिए x के सापेक्ष और y के सापेक्ष यहाँ पे आंशिक अवकलन हुआ है। तो लिख बोलेंगे कैसे कह रहे हैं कि x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जो है कि जैकोबियन कहा जाता है। किसके सापेक्ष, x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जैकोबियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैकोबियन। इसको पढ़ने का तरीका ये, यहाँ पर आप कहेंगे x y तथा z के सापेक्ष u v w का जैकोबियन कहा जाता है। इस तरह से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जैकोबियन के हिसाब से यू भी यानी कि तीन चर जो है कि आपके यहाँ पे हैं। देखिए तीन फलन यहाँ पे दिया गया है यू भी और डब्लू, तीन फलन आपके दिए गए हैं यू भी और क्या डब्लू। तो यहाँ पर देखिए और इसी तरह जिस तरह से इसको नोट किया गया है उसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन इसमें बस अंतर ये है कि तीन फलन आपके दिए गए, तो घबराना कुछ नहीं है। जिस तरह से दो फलन को आप लोग नोट किए हैं उसी तरह से जो है तीन फलन को भी आपको करना है। तो देखिए तीन फलनों के लिए यू भी तथा डब्लू का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन यदि निकाला जाता है, जैकोबियन देखिए लिखने के सापेक्ष, देखिए जो आपका प्रश्न कर रहा है यदि सापेक्ष भी कहा तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए भाई। कह रहा है कि फलन यू तथा तीन फलन आपके दिए गए हैं यू भी तथा डब्लू को एक्स वाई के सापेक्ष जो है जैकोबियन आपको निकालना है, तो लिखने का तरीका आपको ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जैकोबियन यू भी डब्लू का मतलब यह हुआ कि डेल्टा यू भी डब्लू अपान डेल्टा एक्स वाई जेड। तो लिखने का तरीका इसका क्या है कि एक बार देखिए u का एक बार x के सापेक्ष करना है आपको आंशिक अवकलन, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष जो u फलन होगा। उसके बाद दूसरी बार एक बार जो है कि v फलन के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष। किस फलन का, v फलन का। और तीसरी कंडीशन में यह है कि एक बार x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष करना है किस फलन का जो है कि आंशिक अवकलन, w जो फलन आपका होगा उसका भी जो है कि आंशिक अवकलन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट किया गया है कि आपका जो है कि देखो अगर ये याद नहीं है तो भी चल जाएगा। एक बार डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड, देखिए इस तरह से एक R1 में बना लेंगे। देखिए आपको पढ़ाए हैं हम सारणी में, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये क्या होता है R3, ये C1 कहा जाता है, C2 और क्या कहा जाता है C3। ये C1 C2 C3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3। इसको हम लोग R1 बोलते हैं, R2 और R3 यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक है। क्रम कितने का है, ये 3 गुणे 3 का क्रम आपका मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए ये आपका पहली पंक्ति हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरी पंक्ति हो गया,
ये C1 पहला स्तंभ, ये C2 क्या है, दूसरा स्तंभ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है भैया लिखने का आपको जो है एक तरीका यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है कि लिखेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको दे दिया, अगर U-V-W और जो है कि Z के हिसाब से दे दिया, U-V-W-Z ऐसे करके आपको दे दिया, और यहाँ पर जो है कि मान आपका दे दिया, या कुछ भी हो सकता है, फलन जो है किस भी हो जाए, PQR के भी फॉर्म में हो सकता है। PQR के जैसे मान लो फलन एक P हो गया, Q हो गया और R हो गया, और जो स्वतंत्र चर राशियां हैं आपकी जो है कि X, Y, Z के फॉर्म में है, इसका जैकोबियन X, Y के सापेक्ष जो है PQR का यदि जैकोबियन निकाला जाता है, ठीक है, जैकोबियन के लिए यदि इसका जो है ये फलन आपका दिया गया है, X, Y जो है चर राशियाँ आपकी दी गई हैं, स्वतंत्र चर राशियाँ दी गई हैं, तो आपका जैकोबियन का फार्मूला कैसे बनाएंगे, बनाएंगे डेल्टा PQR, ठीक है, और बाटा में बनाएंगे डेल्टा जो है आपका हो जाएगा X, Y, Z। अगर आपसे कहा जाए कि इसका सूत्र बनाइए, सूत्र क्या बन जाएगा, क्या क्या आपको फाइंड करना होगा, डेल्टा P अपान एक बार x के सापेक्ष डेल्टा x, एक बार P को y के सापेक्ष लेना है, डेल्टा P अपान डेल्टा y, एक बार P को z के सापेक्ष लेना है तो डेल्टा P अपान डेल्टा z, तीनों के सापेक्ष हो गया। Q का भी सेम वही कंडीशन, या PQR, और यदि यस भी आ जाता है तो x, y, z यहाँ पर r या r जो या कुछ और भी मान हो सकता है, लेकिन तीन के लिए नहीं। जैसे PQR हो गया ना, PQR, अगर PQ यहाँ पे R है तो दूसरा यदि RS हो जाएगा तो यहाँ पे X, Y, Z या आपका हो जाएगा कैपिटल A। ये स्वतंत्र चर राशि को यदि डिनोट करता है उस कंडीशन में आपका होगा, इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। 3, 4 के लिए नहीं आता है, 3 ही के लिए आप लोग पहले समझ लीजिए, क्योंकि 4 के लिए आपको पढ़ने के लिए अधिकांश तौर से मिलता नहीं, तो 4 के लिए भी रहेगा ना, तो इस तरह से आगे एक और बढ़ जाएगा आपका। इसके बाद Q के लिए आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा Q अपान डेल्टा X हो जाएगा, फिर Q को Y का जो है Q के सापेक्ष करना है, यानी कि डेल्टा जो है Q बटा में डेल्टा Y, फिर फलन Q का जो है कि Z के सापेक्ष करना है तो डेल्टा Q अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा Z। देखो भाई दिमाग में हमेशा रखना कि लिखने का तरीका क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा R अपान डेल्टा X, इसके बाद डेल्टा जो है आपका R अपान जो है डेल्टा Y हो जाएगा, इसके बाद डेल्टा जो है R अपान जो है डेल्टा क्या हो जाएगा, Z। ये आपका 3 गुणे 3 का क्या हो गया, सूत्र बन गया। ठीक है, तो यदि ये आपका मान इस तरह से यदि पूछ देता है तो, या यदि जैकोबियन करके दे दे कि PQR आपका दे दे कि फलन है और आपके स्वतंत्र चर राशियाँ हैं X, Y, आपके Z स्वतंत्र राशियाँ हैं, तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हो। हमेशा लिखने का तरीका याद रखना भाई, कभी भूलना मत कि किस तरह से आपका लिखा गया है। लिखने का तरीका यदि भूल जाएंगे तो सवाल भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी से जो आपका ये सारणी बना हुआ है ना, इसी से आपको देखना है कि किसका किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। देखिए x के सापेक्ष किसका, u का अवकलन करना है, एक बार u का y के सापेक्ष करना है, एक बार u का जो है कि z के सापेक्ष करना है, यानी इतनी चीज़ें आपको निकालनी है, तभी जा करके मान निकल पाएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एग्जाम्पल की तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ ताकि मैं एग्जाम्पल समझाऊँ तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ें सारी सारा जो है कि ये सब चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लूँगा ताकि मैं आपको इस सूत्र के अनुसार जो है अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर जो है कि आपके लिए एग्जाम्पल जो है लेकर आ गया हूँ, एग्जाम्पल ताकि मैं समझा दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रह जाए। देखिए यहाँ पर जो है आपका दिया है यदि u बराबर जो दिया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। ठीक है, दूसरा जो आपका दिया हुआ है फलन v बराबर दिया हुआ है ये, यानी कि u और v जो है आपके फलन है किसमें, x और y के लिए। ठीक है, स्वतंत्र चर आपके x और y है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको मान निकालना है, इसी मान से आप देखेंगे कि किसके किसके सापेक्ष जो है किस फलन का करना है। देखिए x और y जो है आपका हर में है, यानी कि x और y के सापेक्ष जो है आपको अवकलन करना पड़ेगा फलन u का, यानी कि फलन u का जो है एक बार x के सापेक्ष करना पड़ेगा, एक बार y के सापेक्ष करना पड़ेगा फलन u का। यानी कि इसका मतलब जो u फलन है उसका आंशिक अवकलन जो है एक बार u के भी सापेक्ष करना है, एक बार y के भी सापेक्ष करना है। v जो आंशिक फलन है एक बार जो v जो आपका फलन है एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है v का, एक बार y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन करना है v का। अब इसका जो है कि मान निकालना है तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए यहाँ पर आपको मैं लिख करके समझा देता हूँ यहीं पे, ताकि मैं वहाँ पे निकाल लूँगा तो यहाँ पर मैं लिख करके आपको समझा देता हूँ क्या क्या चाहिए। देखिए कह रहा है कि जैकोबियन u भी बटा में जो है x y आपका दिया हुआ, ये आपको फाइंड करना है।
तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, फार्मूला जब बनाएंगे तो डेल्टा जो है u अपान डेल्टा एक्स, इसके बाद डेल्टा u अपान डेल्टा क्या हो जाएगा y, क्योंकि जो u फलन है एक बार x से सापेक्ष करना है आंशिक अवकलन, एक बार y के सापेक्ष, ठीक है। एक बार v के लिए आ जाइए, फिर अब डेल्टा v अपान जो है x हो जाएगा, इसके बाद डेल्टा v अपान क्या हो जाएगा डेल्टा y। यानी कि हम लोग इतना चीज़ें निकाल लें तो आसानी से जो है कि हम लोग जैकोबियन का मान निकाल सकते हैं। चलो भाई निकालते हैं, यहाँ पे हल हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर u जो ये मान है ना, यहाँ पर आप नोट एक बार कर सकते हैं या मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक बार y के सापेक्ष भी आपको करना पड़ेगा, तो जिस तरह से इसको करना है उसी तरह से इसको करना है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, तो इसका भी x के सापेक्ष करेंगे, एक बार इसका भी x के सापेक्ष, एक बार इसका भी y के सापेक्ष, एक बार इसका भी y के सापेक्ष आपको करना है। तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो हम लोग दोनों का कर लेंगे भाई। देखिए यहाँ पर u का करेंगे तो डेल्टा u अपान किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, तो डेल्टा x हो जाएगा इजिकल टू, देखिए x के सापेक्ष जब करेंगे तो x के छोड़ करके, यानी x साथ जितने मान जुड़े हुए हैं उनको छोड़ करके x के अलावा शेष जितने भी मान होंगे अलग, यानी कि जिसके साथ x नहीं रहेगा वो तुरंत जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग आंशिक अवकलन में पढ़े थे कि जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उनको छोड़ करके यदि शेष और मान आते हैं तो वो आपके जीरो हो जाते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आंशिक अवकलन, तो इसमें x है तो इसका तो होगा, लेकिन इसमें x नहीं है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा आंशिक अवकलन जीरो। तो डेल्टा u का हो गया डेल्टा u अपान डेल्टा x। देखिए u तो आपका रहेगा क्योंकि u का फलन है। अब ये नहीं कि सर कहेंगे आप लोग, जवाब ये रहना चाहिए आप लोग, सर u भी तो आपका x के साथ नहीं है, तो ये आपका फलन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका x स्क्वायर का करेंगे अवकलन, तो आपका होता है 2x, यानी कि a है तो a लिख दीजिए, इसके बाद x, एक मान निकल गया। फिर उसी तरह से हम लोग इसका मान निकाल लें v के लिए, किसके लिए, v के लिए भी निकाल लें x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा v अपान हो जाएगा डेल्टा x, इसका भी, इसमें x है तो फिर वही हो जाएगा 2ax आपका बन गया। अब देखिए इसके साथ तो x है नहीं, तो ये टोटल मान आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसके भी साथ x नहीं था तो ये टोटल मान आपका जीरो हो गया। चलिए अब y के सापेक्ष आते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ भाई कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ठीक करने पर यहाँ पे लिख लेंगे। मैं वहाँ पर भी कर देता, बहुत इस पे से कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए u का करेंगे तो डेल u अपान क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष हो रहा है तो डेल y बराबर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब हम लोग y के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें तो आपका y है नहीं, तो अब ये वाला मान टोटल जीरो हो जाएगा। इसमें y है तो y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा, यानी 2b है तो b रखेंगे, y है तो y, निकल गया मान। आगे बढ़ते हैं, इसका भी हम लोग y के सापेक्ष करेंगे तो v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपान डेल्टा y हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसके साथ y नहीं है तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए यहाँ पे, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y यानी कि 2b आपका हो जाएगा क्या y, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो देखिए सभी मान यहाँ पे हम लोग का निकल चुका है। देखिए यहाँ पर जो आपका बना हुआ है फार्मूला, इसमें जो जो मान चाहिए हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। अगर नहीं निकला रहेगा तो फिर हम लोग निकालेंगे भाई, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल्टा u अपान डेल्टा x, डेल्टा u अपान डेल्टा x क्या है 2ax, यहाँ पर हो जाएगा 2ax। आगे डेल्टा u अपान डेल्टा y, चलिए भाई डेल्टा u अपान डेल्टा y है 2by, तो यहाँ पर हो जाएगा 2by। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डेल्टा v अपान डेल्टा x चाहिए तो डेल्टा v अपान डेल्टा x है तो ये आपका हो जाएगा 2ax। इसके बाद ये है माइनस 2by, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2by, ठीक है, सही है ना। कहीं भाई देख लेना गलत ना हो, गलत होगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी हम लोग को, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया अच्छे से। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देते हैं। आपको पता है ना कि 2 गुणे 2 के लिए साड़ी का जो है गुणा कैसे होता है, इससे इसमें गुणा होता है, इससे इसमें। हम साड़ी का विस्तार आपको विधिवत तरीके से पढ़ाए हैं, 3 क्रम के लिए या 2 क्रम के लिए है तो हम विधिवत से आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो ये जो है साड़ी का विस्तार है भाई, ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो देखिए इससे इसमें करेंगे, देखिए 2 दूनी के 4, ए से बी में ए बी हो जाएगा, एक्स से वाई में एक्स वाई। अब देखिए माइनस है तो लगा देंगे आप लोग माइनस। अब देखिए जब नीचे वाले से ऊपर वाले में करेंगे तो हमेशा माइनस लगता है, ये सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। देखिए 2 दूनी के हो जाएगा 4, ए से बी में ए बी हो जाएगा, और एक्स से वाई में आपका हो जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो गया, देखिए ए बी एक्स वाई दोनों आपके सेम है। अब देखिए दोनों का चिन्ह भी आपका समान है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि -8 हो जाएगा ए बी एक्स वाई। यानी कि जो टोटल आपका मान निकला हुआ है, जैकोबियन कह रहा था कि यू भी बटा में एक्स वाई। देखो भाई मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कहीं डाउट ना रहे, आराम से इसीलिए जो है कि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ये सब चीज़, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है। तो आपको आराम से यदि बताया जाएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको कहीं परेशानी हो रहा है कि जैकोबियन का सवाल जो है कि इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आया। चलिए एक और हम एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं ताकि उसमें भी आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक और मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर टेढ़ा बन गया। टेढ़ा एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जरा जो मान आपको निकालना है, यहाँ पर देखिए दे रखा है यक्स बराबर यू कोष्टक में यू प्लस। देखिए यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल एक और लिया गया, देखिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, टेढ़ा बना हुआ नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, नीचे वाले में जो है कि u और v है। इसका मतलब कि u और जो v है ये आपका जो है u के सापेक्ष आपको जो है कि आंशिक अवकलन करना है, और जो है कि v के भी सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। फलन का काम कौन कर रहा है, x और y जो है यहाँ पे फलन का काम करेगा, ठीक है। तो अब इसको जो है फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग सूत्र देख लेते हैं। हम लोग को चाहिए इसको फाइंड करने के लिए कि डेल्टा, यहाँ पर देख लेते हैं भाई, डेल्टा दिया है एक्स वाई अपान जो है डेल्टा आपका दिया है यू और क्या दिया है v। तो अब इसका जो सूत्र आपका बनेगा डेल्टा एक्स बटा में डेल्टा यू, एक बार v का ना, v के सापेक्ष आपको करेंगे एक्स का अवकलन, यानी कि डेल्टा एक्स अपान डेल्टा v। यानी कि एक बार u के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करेंगे x का, एक बार v के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करेंगे x का। देखिए यही समझना है। दूसरी चीज y के लिए आएंगे डेल्टा y अपान डेल्टा u, इसके बाद डेल्टा y अपान क्या हो जाएगा डेल्टा v। ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज जो है आपको फाइंड करना है, तो इतना चीज निकालना है। तो यहाँ पर करना कैसे है आपको तो अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या क्या चाहिए हमको, जो है x का जो है कि एक बार v के सापेक्ष करना है, जो भी आपका x फलन है वो उसका जो है कि आपको जो है कि आंशिक अवकलन एक बार v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, एक बार किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, u के सापेक्ष, एक बार v के सापेक्ष। चलिए यहाँ पर दो फलन यहाँ पर मौजूद है, चलिए हम लोग करते हैं। अब लिखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, किसके सापेक्ष करेंगे यहाँ पर देख लीजिए u के सापेक्ष। देखिए एक बार u के सापेक्ष करना है x वाले फलन का, एक बार v के सापेक्ष आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि u के सापेक्ष, चलो भाई लिख देते हैं u के सापेक्ष आंशिक अवकलन ठीक है। चलिए तो x का करेंगे यहाँ पे अवकलन, तो डेल x अपान डेल u बनेगा इजिकल टू u यहाँ पर है, और ये जो है आपका u है नहीं, तो ये गुणांक का काम करेगा, क्योंकि u के सापेक्ष करेंगे तो u को छोड़ करके बाकी जो मान होंगे वो जो है अचर राशि का काम करेंगे। तो इसको पहले नोट कर लेंगे, 1 प्लस u हो जाएगा, और 1 प्लस v हो जाएगा, और u का अवकलन होता है 1, और 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस v हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसी का v के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष आपको करना है, v के जो है सापेक्ष इसी का जो है कि आपको अवकलन करना है। तो v के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी तो यहाँ पर जो है u के सापेक्ष हो गया। अब चलिए इसका भी एक ही बार u के सापेक्ष कर लेते हैं, तो डेल्टा जो है y अपान डेल्टा जो है u इजिकल टू, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका अचर राशि है, ये आपका अचर राशि है। तो आपका देखिए ये अचर राशि है तो v का v हो जाएगा,
1 का अवकलन 0 हो जाएगा, u का अवकलन 1, यानी कि 1 से v में गुणा करेंगे तो खाली क्या हो जाएगा, v आपका यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा y अपान जो डेल्टा u का मान है केवल कितना आ जाएगा, v। अब देखिए, अब v के सापेक्ष तो हो गया, सॉरी u के सापेक्ष हो गया दोनों का, अब v के सापेक्ष, चलिए v के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा x अपान डेल्टा v बनेगा। v के सापेक्ष करें तो u अचर राशि है तो यहाँ पर u रह जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, v का अवकलन 1 और 1 से गुणा करेंगे तो खाली u हो जाएगा। ठीक है, इसमें आइए तो डेल्टा y अपान जो है डेल्टा v इजकल टू हो जाएगा। देखिए v के सापेक्ष करना है तो ये गुणांक है तो गुणांक को हम लोग पहले नोट कर देंगे, 1 प्लस u हो जाएगा और v का अवकलन 1 और 1 से गुणा करेंगे तो आपका यही हो जाएगा। ये टोटल आपका जो है कि आंशिक अवकलन हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप चैप्टर नंबर 5 को पढ़े होंगे तो आंशिक अवकलन वहाँ पे मैं विधिवत तरीके से आपको समझाया हूँ ताकि यहाँ पे आपको परेशानी का सामना ना देखने के लिए मिले। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सभी मान इसमें रख देते हैं। तो रखने के बाद देखते हैं भैया क्या मिल रहा है। यहाँ से आपका मान हो जाएगा, हम लोग रख देंगे तो मान यहाँ पर आगे रख देते हैं। चलिए डेल्टा u अपान डेल्टा एक्स अपान यू आपका है 1 प्लस v, तो 1 प्लस हो जाएगा v। इसके बाद डेल्टा जो है कि आपका x अपान डेल्टा v, डेल्टा x अपान v u है तो यहाँ पर रख देंगे u। इसके बाद y के लिए आएंगे तो डेल्टा y अपान डेल्टा u, तो डेल्टा y अपान डेल्टा u क्या है, v है। इसके बाद डेल्टा y अपान v क्या है आपका 1 प्लस u है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा u। अब चलिए गुणा करिए। अब गुणा के लिए हम बताए थे आपको कि यहाँ पर गुणा करेंगे तो इससे इसमें गुणा हो जाता है, इससे इसमें गुणा हो जाता है। चलिए हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एक्स कामा वाई अपान डेल्टा u और v इजिकल टू, देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस v, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस क्या हो जाएगा u, माइनस v से u में करेंगे तो u और क्या हो जाएगा v। गुणा करिए, 1 से 1 में 1 हो जाएगा, 1 से u में प्लस u, 1 से v में प्लस v हो जाएगा, प्लस u से v में आपका हो जाएगा v u, या u भी आप लिख सकते हैं, भी u या u भी लिख सकते हैं। ठीक है, सजा करके माइनस u v। यहाँ पर ध्यान देना एक चीज़, u v से u v क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा u प्लस v प्लस कितना 1, यानी कि जो मान निकला हुआ डेल्टा एक्स वाई बटा में डेल्टा जो है आपका u v जो निकला हुआ है u प्लस v प्लस 1 आपका निकल करके आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। यही जो है जैकोबियन का जो है कि मान आपका यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर में क्या चल रहा है सब, आखिर में जो है आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आपको निकालना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया हुआ है ताकि आपको कहीं परेशानी का सामना देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिला होगा। क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर 5 में हम लोग आंशिक अवकलन सीख चुके हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से, और यहाँ पर बस आपको जैकोबियन का सूत्र बनाने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से सूत्र को बनाया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है सूत्र को। इसके बाद जो है इसी सूत्र में हम लोग देखेंगे कि आखिर में पता क्या क्या करना है, उसी के अनुसार जो है कि हम लोग आंशिक अवकलन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको और एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो है हम एक और एग्जाम्पल जो है कि लेकर आए हैं जो कि आपको जो है सिद्ध करने वाला है। ठीक है, सिद्ध करने वाला जो सवाल है यहाँ पर एक मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो है प्रश्नावली में मिले तो ज़्यादा वहाँ पे समझने में आपको कठिनाइयाँ ना देखने को मिले। ठीक है, देखिए दिया है कि यदि u बराबर एक्स वाई जेड, देखिए ये जो है चर राशियाँ जो हैं आपकी 3 हैं जो कि फलन u और v और क्या है w, u v और क्या है w, आपके 3 फलन यहाँ पे मौजूद हैं। चर राशियाँ भी आपकी 3 हैं एक्स वाई जेड। तो दिखाइए कि डेल्टा u v w अपान डेल्टा एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो है आपको जैकोबियन के हिसाब से आपको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या जो है उसका आंसर, यानी इसका जो मान है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्या इसके बराबर होगा कि नहीं। तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड समझ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड आप समझ सकते हैं राइट हैंड क्या साइड। यानी कि इस जैकोबियन के वैल्यू को सॉल्व करके ये वाला जो मान है आपको फाइंड करना है। इतना चीज़ समझ में आई बात। तो हम लोग जो है इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो u फलन है एक बार x के सापेक्ष करना पड़ेगा आंशिक अवकलन, एक बार y के सापेक्ष करेंगे u का, एक बार z के सापेक्ष जो है कि u फलन का हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे। अब देखिए जब हम लोग को इतना निकालना है
तो इतना निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए ये तो पता चल गया है आपको कि हम लोगों को चाहिए, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर तो 3 आपका जो है कि निकल ही जाएगा। तो यहीं पर हम सूत्र नोट कर देते हैं कि हमको चाहिए क्या, डेल्टा यू वी डब्ल्यू, ये जो है बाटा में यदि डेल्टा एक्स वाई जेड, यदि ये हमको फाइंड करना है तो हमको टोटल मान क्या क्या चाहिए। देखिए डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, इसके बाद डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड, डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड। फिर आगे बढ़िए, डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा भी अपान डेल्टा वाई, डेल्टा भी अपान डेल्टा वाई, डेल्टा भी अपान डेल्टा जेड, तो डेल्टा भी अपान डेल्टा क्या चाहिए, जेड। आगे बढ़िए, फिर डेल्टा डब्लू अपान जो है डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा डब्लू अपान डेल्टा वाई, फिर डेल्टा डब्लू अपान क्या चाहिए, डेल्टा जेड। यानी कि यहाँ पर देखिए जो यू फलन यहाँ पर है उसका एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, यानी तीनों बार जो है आपको आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हल करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर u बराबर दिया है एक्स वाई और क्या जेड, एक मान है। दूसरा मान v बराबर दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तीसरा मान दिया है w बराबर एक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड। इतना, ठीक ना, इतना चीज़ हमको भैया चाहिए। तो जब इतना चीज़ चाहिए तो आएगा किस तरह से, चलिए इसी से ना आएगा, यानी कि u फलन का एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष आपको बारी बारी अवकलन करना है। चलिए तो u फलन है तो एक बार x के सापेक्ष करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पहले x के सापेक्ष मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल u अपान डेल एक्स। x के सापेक्ष करेंगे तो x का अवकलन 1 और ये अचर राशि है तो 1 से वाई जेड में गुणा हो जाएगा वाई जेड, एक मान निकल गया। इसका y के सापेक्ष आइए तो डेल u अपान डेल वाई हो जाएगा, y का अवकलन 1 हो जाएगा, एक्स वाई अचर राशि है तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वाई जेड आपका बन जाएगा। फिर इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो डेल यू अपान डेल जेड इजिकल टू हो जाएगा, जेड का अवकलन 1 और ये अचर राशि है तो देखिए जिसके सापेक्ष करेंगे उनको छोड़ करके बाकी सब जो अचर राशि का काम करेगा, लेकिन ये जो फलन को डिनोट करेगा ये अचर राशि काम नहीं करेगा। जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स और वाई जो आपकी चर राशि है ये अचर का काम करेगा, तो ये आपका जेड एकम जेड यानी कि एक्स और क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ पर आपका इसका हो गया। फिर इसका एक्स सापेक्ष करेंगे तो डेल भी अपान हो जाएगा डेल एक्स। देखिए किस में एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स का अवकलन 1 से वाई में गुणा आपका वाई बन जाएगा। इसमें एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएंगे, छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक्स है तो एक्स का अवकलन 1 से जेड में गुणा प्लस क्या हो जाएगा जेड। अब चलिए इसके बाद डेल भी अपान डेल वाई के सापेक्ष करेंगे तो इसमें वाई है, वाई का अवकलन 1 से एक्स में गुणा आपका एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें y है, y का अवकलन 1 से z में गुणा आपका हो जाएगा z। इसमें तो y नहीं है तो इसका अवकलन टोटल 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए डेल भी अपान डेल जेड इजिकल टू, इसमें z नहीं है, इसमें z है, इसमें z नहीं तो ये 0 हो जाएगा, इसमें z है तो 1 से y में गुणा आपका क्या हो जाएगा y, प्लस इसमें आपका देखिए z है, z का अवकलन 1 से x में गुणा क्या हो जाएगा x। ये आपका निकल करके आ गया। ठीक है, देख रहे हैं ना किस तरह से करना है। अब इसका हम लोग करेंगे, W के लिए आ जाइए, इसका भी x सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर डेल W अपान हो जाएगा डेल्टा x के सापेक्ष करेंगे, x का अवकलन 1, इसके साथ कोई नहीं है तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डेल्टा W अपान डेल्टा y, इसके साथ y नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसके साथ y है तो ये 1 हो जाएगा। z का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि उसके साथ तो आपका z है जो है कि y है नहीं। आगे बढ़िए, इसके बाद डेल्टा जो है w अपान डेल्टा z इजिकल टू, देखिए डेल्टा w हो गया, इसके साथ z नहीं है, इसके साथ z नहीं, इसके साथ z है तो ये आपका हो जाएगा 1। ये कंडीशन आपकी निकल चुकी है। ठीक है, सारा चीज़ हम निकाल दें ना। चलिए तो हम लोग आसानी से भैया रख लेते हैं। चलिए अब देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, समझ में जरूर आ रहा होगा। देखिए डेल यू अपान डेल एक्स कहाँ गया, ये आपका मान है आपका वाई जेड। ठीक है, इसके बाद वाई के लिए क्या है वाई जेड, इसके बाद है एक्स और क्या वाई। देखिए सही मान रख दिया गया। आगे भी के लिए आ जाइए,
वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, इसके बाद वाई प्लस एक्स। ठीक है, इसके लिए आ जाइए 1 1 1। ठीक ना, ये चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग देखें, ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3। देखिए सारणी में हम आपको बताए थे गुणधर्म के हिसाब से, गुणधर्म ये कहता है आपका ना कि सिद्ध करने वाला कभी भी कंडीशन आता है यदि किसी R1 में या किसी C1 में, यानी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में यदि एक एक आता है, तीनों अवयव एक एक हो जाते हैं, तो इनको आपस में घटा करके जो है कि अधिकांश अवयव जीरो कर लें तो आसानी से हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये होता है कि यदि किसी का भी यदि पंक्ति या स्तंभ, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ यदि एक एक होती है ना, तो घटाना शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग अधिकांश अवयव जीरो कर लें तो हम लोग आसानी से विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको, तो आसानी से ये जीरो हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए C1 में से C2 या इसमें से आ जाइए, C3 में से C2 घटाइए, C2 में से क्या घटाइए C1 को घटा दीजिए, तो आसानी से जो है कि दो मान आपके जीरो हो जाएंगे। तो चलिए हम यहीं पे ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, बाकी सब जो है आपका ये रहेगा तो वो ऐसे रह जाएगा। या इसको कर देखिए, C3 को हम चेंज करना चाहते हैं, C3 माइनस C2 करना चाहते हैं, C2 को चेंज करेंगे हम और C2 माइनस क्या करेंगे C1, या इस पहले R3 को R1 के स्थान पर आप ले जा भी सकते हैं, लेकिन उससे वैसे जो है कि उतना करेंगे आप तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसको बदलने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस आप अंतर कर दीजिए। कौन चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिए, C3 और C2 केवल चेंज होंगे, C1 को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ प्रतिबंध देख सकते हैं क्या आपको मिल रहा है। चलिए, तो C1 आपका वैसे ही रह जाएगा वाई जेड, इसके बाद वाई प्लस जेड, इसके बाद आपका हो जाएगा 1। चलिए, इसको घटाना है ना, C2 में से C1 घटाना है, तो C2 में C1, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो जेड में से जब जेड को या वाई जेड को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो रहा है भाई, पहले जेड में से जेड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जेड में से जेड घटाने के बाद ये जीरो हो रहा है, हमको तो लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। ये आपका वाई जेड दोनों है, डेल्यू अपॉन वाई जेड कैसे हो गया ये। यहाँ पर देखिए थोड़ा एक चीज़, हम लोग यदि यहाँ पर y के सापेक्ष करें तो y का अवकलन एक होगा, एक्स जेड होगा ना, हम भी कहें क्यों आपका एक ही मान आ रहा है भाई, यहाँ पर आपका जो है एक्स जेड होना चाहिए। चलिए देखिए, अब देखिए C2 में से इसको घटा रहे हैं, C2 में से इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पर C2 में से इसको घटाया जा रहा है, C2 में से इसको घटाएंगे तो हमको इसमें से इसको घटाना चाहिए तो आसान रहता। चलिए C2 में से इसको घटा लीजिए, x माइनस जेड में से इसको घटाएंगे तो आपका देखिए दोनों में जेड कामन है, तो आप नहीं तो जेड कामन भी ले सकते हैं, इसके बाद इसमें से घटा रहे हैं तो यह हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए इसमें से इसको घटाया जा रहा है, देखो भाई यहाँ पर देख सोचने वाली बात है, C2 में से C1 घटाया जा रहा है, यानी कि x माइनस एक्स प्लस जेड में से घटाना है आपको y प्लस जेड को, तो यह हो जाएगा x प्लस जेड और माइनस वाई माइनस जेड, तो जेड से जेड कट जाएगा, x माइनस क्या बचा y, यहाँ पर आपका बच गया है x माइनस क्या हो गया, और सॉरी नीचे x माइनस क्या हो गया y। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में से एक घटाइए आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक ना, चलो भाई ठीक है, इसमें से जो घटाना है, देखिए x, अब देखिए x3 की बारी आई, x2 वाला तो हो गया, यानी कि C1 C2 वाला तो हो गया, C3 की बारी हम लोग की आ रही है, तो C3 को बदलेंगे तो C3 में C2 घटा, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि x y में से घटाना है x z को, तो इसमें कामन क्या है, x कामन है, तो y माइनस क्या होगा z, तो यहाँ पर हो जाएगा x कोष्टक में y माइनस क्या हो जाएगा z। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, यानी कि y प्लस एक्स, घटाना है किसको, x प्लस जेड को, यह हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड, x कट जाएगा, बचेगा क्या, आप देख सॉरी बचेगा क्या, y माइनस जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस जेड। और देखिए एक में से एक घटा क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए C2 में जो है कि लिखेंगे C2 से
यक्स माइनस वाई, क्योंकि यक्स माइनस वाई C2 में है। अब यहाँ पर तथा C3 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, देखिए भाई कॉमन हो रहा है तो कॉमन आप ले लेंगे, कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि C2 और C3 में, C2 में अवयव यक्स माइनस वाई है, C3 में भी y माइनस जेड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉमन, यक्स माइनस वाई कॉमन हो रहा है और C3 से y माइनस क्या हो रहा है, जेड कॉमन हो रहा है। बचेगा क्या, देखिए वाई जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस जेड, इसके बाद 1, इसमें कॉमन हो गया तो जेड बच गया, यहाँ पर कॉमन हो गया तो 1 और ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर कॉमन हो गया तो यक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 0। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम लोग एक नज़र देखें यहाँ पे, R3 के सभी अवयव 0 हैं, एक केवल 0 नहीं है। तो R3 से यदि विस्तार करते हैं तो इससे करना नहीं पड़ेगा, केवल एक से करना पड़ेगा, इसीलिए जो है कि हम घटाएं, यहाँ पर कर देंगे R3 से विस्तार करने पर, चलिए R3 से विस्तार करिए। तो R3 से विस्तार जब हम लोग करेंगे तो ये है x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या मिल रहा है, 1 से विस्तार करेंगे तो ये आपका छूट जाएगा, 1 वाला ये आपका छूट जाएगा, यही ना दोनों बचेंगे। तो जेड से इसमें करेंगे तो जेड एकम जेड, और इससे करेंगे तो बीच में माइनस, ये हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर आपका मान हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस क्या हो जाएगा x। लाना क्या था हम लोगों को, जरा देखिएगा राइट हैंड साइड को, x माइनस वाई ये मौजूद हो गया, y माइनस जेड ये भी मौजूद हो गया, z माइनस एक्स ये भी आपका मौजूद हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, इति क्या सिद्धम। या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर जो ये मान निकला हुआ, ये जो आपका वैल्यू मान निकला हुआ है जो है कि आपका u v और w का जो मान है बटा में डेल्टा x वाई जेड का जो मान है ये बराबर आ चुका है x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस क्या x, इति सिद्धम। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया, इति सिद्धम आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। तो कभी भी सिद्ध करने वाला सवाल रहेगा तो आप लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को हल करके दिखा सकते हो कि इतना आपका आ रहा है, राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गया है तो ये आपका इतना आप दिखा सकते हो, या इस टोटल मान को यहाँ पर लिख करके आप देख सकते हैं कि इतना मान आया हुआ है तो इति सिद्धम, क्योंकि यही मान यहाँ पे ऊपर फाइंड करना है। या लेफ्ट हैंड साइड को केवल हल करके इतना ला देंगे, यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड है, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए ये जो जैकोबियन जो चैप्टर चल रहा है इसमें आपको सारणी भी तैयार होनी चाहिए, सारणी के गुण यदि याद हो तो आपको और अच्छी बात है, सारणी के गुण यदि याद हो तो आसानी से हम लोग और कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1-1 की कंडीशन आ रही थी, यहाँ पे 1-1 की कंडीशन, देखिए कभी भी सारणी में 1-1 की कंडीशन आती है तो घटाना शुरू, घटाने से फायदा ये होता है ना कि शेष मान आपके आप जो है कि 2 मान 0 हो जाते हैं, तो आसानी से एक ही से विस्तार करना होता है, जो कि हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से विस्तार करके निकालें तो देखिए भाई बहुत ही बड़ा हो जाएगा विस्तार करेंगे तो, अगर यहीं से आप विस्तार कर सकते हैं, R1 से विस्तार कर सकते हैं या R3 से विस्तार करेंगे तो भी आपका मान आ जाएगा। लेकिन इतना प्रोसेस एग्जाम में बड़ा हो जाएगा कि आप लोग सोचते ही रह जाएंगे, दिमाग लगाते ही रह जाएंगे कि इसको किसके साथ कॉमन लें ताकि ये मान आए। और यहाँ पर जो है कि हम लोग आसानी से C2 में से C1 या आप C1 में से C2 घटाइए, C2 में C3 घटा करके आसानी से इस तरह से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 0 यहाँ पे 2 अवयव को किए हैं ताकि हमको विस्तार एक ही अंक से करना पड़े। और देख लीजिए छोटा में ही आ गया है, अगर यहीं पे भी अगर घटाए नहीं होते, विस्तार किए होते केवल, तो तब तो आपका बड़ा प्रोसेस बन गया होता, शायद आपको समझ में भी नहीं आता। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा जो कि आपका सिद्ध करने वाला रहा। तो हम लोग इतने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, तो आप सूत्र यदि याद रखते हैं तो आसानी से सारी चीज़ें कर लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं तक ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली टॉपिक जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगला जो भी टॉपिक होगा उस पर हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।